Hey guys, welcome back to another video. So आज बात करते हैं on three companies in the consumer durable space. So आपके ये OEMs and ODMs in the electronics manufacturing space, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं and ट्राई करते हैं फिगर आउट करने का कि कहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी है at this point in time. सो आज अपन बात करेंगे तीन कंपनीज के बारे में, पीजी इलेक्ट्रोप्लास, ईपैक ड्यूरेबल्स एंड वर्तुओसो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। उनीडा इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक कंपनी है जो अभी टर्न अराउंड कर दिया है ना, मैनेजमेंट चेंज हुआ है एंड मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट आपका वोल्टास से आया है। सो ऑब्वियसली वहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरी हो रही है। सो उसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो ऑब्वियसली आप जो है वो उस पर्टिकुलर वीडियो को जाके देख सकते हैं। बट अगर इस वीडियो की बात करें तो अपन डिस्कस करते हैं ऑन दीज थ्री प्लेयर्स। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपकी ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका मार्जिन प्रेशर चल रहा है ना अक्रॉस दी सेक्टर। तो अगर मैं बात करूं पिछले साल आपका FY26 में आपकी समर्स वीक थी, तो उसकी वजह से आपके जितने भी प्लेयर्स थे सारे इफेक्ट हुए, बिकॉज इनका 50 to 60% है ना ऑफ द पोर्टफोलियो इज कमिंग फ्रॉम एसीज, एयर कंडीशनर्स एंड कूलर्स। तो उसकी वजह से इनके सभी के पिछला FY26 वॉज अ वेरी बैड ईयर, बिकॉज आपकी जो है FY27 जो आपका FY25 था वो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीजनल ईयर था, जहाँ पे आपकी एक्सट्रीम हार्श समर्स हुई थी, जिसकी वजह से आपकी स्टॉकिंग पीक पे थी इन FY26। तो आपका पहले से ही जो है प्लेयर्स ने जो है स्टॉक करके रख लिया था। तो और आपके बाद उसके बाद आपका जो है FY26 का जो पीरियड था, वहाँ पे आपका जो है ये समर्स खराब हो गई एंड उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी एक्सेसिव इन्वेंट्री थी चैनल में। तो ऑब्वियसली आपके जो रिटेलर्स है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स है, तो वहाँ पे आपकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा थी। तो पूरा FY26 जो ग्रोथ आनी चाहिए थी वो आई नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली एक्सेसिव इन्वेंट्री की वजह से ब्रांड ने जो है नया इन्वेंट्री परचेज ही नहीं किया। सो FY26 वॉज अ बैड ईयर। उसके बाद अगर अपन आते हैं FY27 में, सो फिर आपके ये Q4 और Q1 में मार्जिन प्रेशर आना स्टार्ट हो गया, बिकॉज आपका ये मिडल ईस्ट का टेंशन वगैरह स्टार्ट हो गई। तो उसकी वजह से आपके कॉपर एल्यूमिनियम के प्राइसेस वगैरह बढ़ गए एंड उसके बाद आपका जो भी सप्लाई चेन आपकी थी वो डिस्टर्ब हो गई, आपकी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ गए, फिर आपके रुपी डिप्रिसिएशन की वजह से जो इम्पोर्ट्स हो रहे थे तो उसकी वजह से आपको फॉरेक्स लॉसेज लेने पड़े। सो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ फ्रॉम लास्ट ईयर टिल नाउ, ऑब्वियसली आपकी जो है सारी चीज़ें खराब है फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट क्या है, तो सबसे पहला तो आपका अभी भी जो है उसके बाद आपका अभी फ्रॉम अप्रैल आपकी ये रेटिंग चेंजेस हो गए। तो ऑब्वियसली आप जो है पुरानी रेटिंग के प्रोडक्ट्स बेच ही नहीं सकते थे, OEMs और ODMs, एंड आपका 1 तक आप जो है आपके फ्रॉम 1 जुलाई आपके रिटेलर्स वगैरह भी जो है पुरानी इन्वेंट्री अब नहीं बेच सकते, ब्रांड्स वगैरह। सो आपका रेटिंग चेंज भी हो गया। तो ऑब्वियसली आपका जो पुराना रेटिंग वाला स्टॉक था वो भी चैनल में था, तो वो आपका लोअर प्राइसेस पे इन्वेंट्री पड़ी थी एंड ऑब्वियसली ये आपकी रेटिंग चेंज होने के बाद आपके प्राइसेस बढ़ गए ऑफ एसीज एंड इन सब चीज़ों के। तो उसकी वजह से भी जो आपकी पुरानी इन्वेंट्री, तो लोगों ने उसको जो है रियलाइज करके अच्छा प्रॉफिट निकाला, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर सेलिंग लो कॉस्ट इन्वेंट्री एट अ हायर प्राइसेस। तो ऑब्वियसली ये रेटिंग चेंजेस भी हो गए। तो जो कमोडिटी प्राइस का इन्फ्लेशन था, फॉरेक्स लॉसेस थे, जो मार्जिन पे प्रेशर पड़ रहा था, वो जो है अब आगे ब्रांड्स को पास कर नहीं पाए, राइट। तो ऑब्वियसली आपके ब्रांड्स खरीदते हैं आपसे इन्वेंट्री, तो वो जो सारी चीज़ें थी वो आप पास नहीं कर पाए टू योर ब्रांड्स, एंड वो जो इम्पैक्ट है कुछ आपने अपने PNL में लिया एंड कुछ आपने जो है जो भी हाइक्स थे उसके थ्रू आपने पास ऑन कर दिया। तो पार्शियली पास ऑन हो चुकी है प्राइसिंग, लेकिन कुछ अभी भी आप प्रेशर अपने मार्जिन पे ले रहे हैं। उसके बाद एक और हेडविंड है कि FY27 आपका ये लास्ट ईयर है ऑफ PLI स्कीम। तो आपके जो PLI इंसेंटिव्स आपको मिल रहे थे ऑन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो भी आपके FY27 में लास्ट करेंगे एंड उसके बाद फ्रॉम FY28 देयर विल बी नो PLI इनकम फॉर दीज प्लेयर्स। तो उसकी वजह से भी जो आप बेनिफिट्स शेयर कर रहे थे ऑफ दिस PLI इनकम, वो भी अगले साल से आपको जो है पास ऑन करना पड़ेगा टू दी ब्रांड्स। तो ऑब्वियसली 0.5 से लेके 1.5% तक का इम्पैक्ट है जो मार्जिन पर आएगा अगर ये PLI का जो इम्पैक्ट है वो पास नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली तीनों प्लेयर्स ने, ईपैक, वर्तुसो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास, तीनों ने यही कमिट किया है कि ऑब्वियसली दे विल बी पासिंग दी PLI बेनिफिट्स जो इनको मिल रहा था या फिर ब्रांड्स को ये जो दे रहे थे, तो वो सारी जो है पास ऑन करने का ये ट्राई करेंगे। Q4 FY27 तक सभी टारगेट कर रहे हैं कि आपके जो मार्जिन है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे
है ना, जो भी आपकी प्राइसिंग हाइक आपको लेने हैं आप वो लोगे, साथ में जो भी पीएलआई इंसेंटिव्स का जो बेनिफिट्स आप दे रहे थे वो आप पास ऑन करोगे, बिकॉज आपको भी पीएलआई बेनिफिट्स अब नहीं मिलेंगे फ्रॉम FY 28 ऑनवर्ड। तो जितना भी प्राइस हाइक्स आपको लेने हैं, आप बाय FY 27 लोगे, एंड Q4 विल बी योर सीजनली बेस्ट क्वार्टर्स, क्योंकि आपकी समर्स के लिए आगे प्लानिंग करनी है। तो बाय Q4 आपका सब कुछ जो है पास ऑन हो जाएगा। तो हो सकता है कि FY 27 का जो ये पीरियड है, यहाँ पे भी आपकी जो है मार्जिन प्रेशर्स रहे, एंड फ्रॉम FY 28 आपके जो है मार्जिन नॉर्मलाइज होंगे एंड आपको ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह मिलना स्टार्ट होगा। सो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ वर्तुसो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक की, सो दे आर मेजरली इनटू 4 सेगमेंट्स, AC कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में आपके EMS, जो आपके स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है इनके पास, तो इनके पास कुछ अराउंड 4 लाख यूनिट्स की अभी कैपेसिटी है इन दी EMS सेगमेंट, जहाँ पे आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स वगैरह बनाते हो, लाइट्स, LEDs वगैरह वगैरह। फिर आपका AC है दूसरा, थर्ड आपका है कंप्रेसर जो आपका भी दिसंबर में लाइव हुआ, एंड आपके पास है फिर डीप फ्रीजर्स। तो AC में आपके पास कुछ अराउंड 10 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी है, डीप फ्रीजर्स में 1.5 लाख की कैपेसिटी, फिर कंप्रेसर्स में आपकी 2.8 मिलियन पीसेस की कैपेसिटी, और EMS में आपके पास कुछ 4 लाख यूनिट्स की कैपेसिटी ऑलरेडी है। मैनेजमेंट इज ट्राइंग कि आपका ये जो चारों सेगमेंट की जो कैपेसिटी है इनको इन्हांस किया जाए। सो ऑब्वियसली आपकी EMS की कैपेसिटी विल बी एक्सपैंडिंग टू 12x, तो 3x हो जाएगी बाय द एंड ऑफ Q3। AC में भी आप जो है टारगेट कर रहे हो टू मूव फ्रॉम 10 lakhs to 18 lakhs यूनिट्स, तो ये अगले 12 से 15 महीनों में ये वाली कैपेसिटी भी लाइव हो जाएगी। डीप फ्रीजर्स आप टारगेट कर रहे हो कि 1.5 लाख से हम जाएंगे 4 लाख, लेकिन ये 2 फेजेस में आएगा। फेज 1 आपका आएगा बाय Q3, एंड आपका नेक्स्ट फेज आएगा नेक्स्ट ईयर फेज 2। और कंप्रेसर्स की आप कैपेसिटी टारगेट कर रहे हो कि 2.8 मिलियन से हम 6 मिलियन की कैपेसिटी पे जाएंगे बाय द एंड ऑफ Q3। तो आपका प्रोडक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम Q4। तो ऑब्वियसली अगर ये कंप्रेसर की बात करूँ, तो कंप्रेसर पे आपके जो गवर्नमेंट ने उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, बिकॉज मेजर आपके इंपोर्ट्स हो रहे थे, तो गवर्नमेंट हैज़ पुट इन रिस्ट्रिक्शंस। तो आपका जो भी FY 25 में आपने जो भी कंप्रेसर्स इंपोर्ट किए, सिर्फ उसका आप 25 to 40% ऑफ दी इम्पोर्ट्स ही आप FY 27 में कर पाओगे। सो ऑब्वियसली आपकी जो रेस्ट ऑफ द कैपेसिटी है फ्रॉम 60 to 75% की जो कैपेसिटी एडिशनल है, दैट नीड्स टू बी क्रिएटेड इन इंडिया। सो ऑब्वियसली आपका PG इलेक्ट्रोप्लास्ट भी कंप्रेसर में एक्सपेंशन कर रहा है, एंड आपका वर्तुसो ऑप्टो इलेक्ट्रिक भी आपका जो है कंप्रेसर्स में एक्सपेंशन कर रहा है। यहाँ पे 2 टाइप की कंप्रेसर्स होते हैं, एक रोटेटरी कंप्रेसर, एक रेसिप्रोकेटरी कंप्रेसर। तो रोटेटरी में क्या होता है आपके, दैट इज फॉर रोटेटरी इज फॉर योर AC, है ना। तो आपके ऑब्वियसली कंप्रेसर्स आर यूज फॉर कूलिंग, तो आपका जो रोटेटरी दैट आर यूज इन योर ACs, और आपका जो रेसिप्रोकेटरी है दैट इज यूज इन योर रेफ्रिजरेशन, फ्रीजर्स, डीप फ्रीजर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये 2 है। तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट के पास रोटेटरी कंप्रेसर्स की कैपेसिटी है, वर्तुसो के पास रेसिप्रोकेटरी कंप्रेसर्स की कैपेसिटी है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो ऑब्वियसली आपकी जो है रिक्वायरमेंट्स है, एंड थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है, बिकॉज आपका ये जो 25 to 40% का रिस्ट्रिक्शन लगा है कि आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो ऑफ द FY 25 में जितना आपने एक्सपोर्ट किया था। सो ऑब्वियसली जब तक इंडिया में सफिशिएंट कैपेसिटी नहीं आ जाती, तब तक आपका ये जो प्रेशर है ये रह सकता है इंडस्ट्री में। एंड मैनेजमेंट ऑल्सो स्टेटेड ऑफ वर्तुसो कि आपका FY 27 के बाद आपके और रिस्ट्रिक्शन बढ़ सकते हैं, तो आपको कैपेसिटी तो जितनी भी है उतनी आपको इंडिया में चाहिए ऑफ योर कंप्रेसर्स। सो दैट इज द पॉइंट। तो अब इनके अगर मैं नंबर्स की बात करूँ, तो रेवेन्यू आपका कुछ 85% से ग्रो किया, बिकॉज ऑब्वियसली आपका पिछला ईयर का जो बेस था वो लोअर साइड पे था, तो आपकी ग्रोथ अच्छी आई है। EBITDA आपके 68.4% से इंक्रीज किया, और पैट आपका कुछ 41% से इंक्रीज किया। मैनेजमेंट का टारगेट भी है कि हम जो है हमारे EBITDA मार्जिन को 8 से 10%, 9 से 10% के आसपास रखेंगे, एंड पैट मार्जिन हम मेंटेन करेंगे 2 से 3% के आसपास। तो ऑब्वियसली आपके मार्जिन स्टेबल रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है। Q4 एंड तक जो है ये चीज़ें नॉर्मलाइज होगी, एंड मैनेजमेंट इज टारगेटिंग हम 35 to 40% की केगा ग्रोथ करेंगे फॉर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग दैट। अब अगर मैं बात करूँ ODM में, तो ऑब्वियसली इनका जैसे AC सेगमेंट है, तो AC सेगमेंट में आपका सबसे बड़ा क्लाइंट है वोल्टास, एंड उसके बाद आपके 2-3 प्लेयर्स है। तो वोल्टास 40-45% का कॉन्ट्रीब्यूशन करता है, एंड आपके जो दूसरे प्लेयर्स है वो 20-25% का आपका
कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इन दी एसी सेगमेंट। डीप फ्रीजर्स में भी आपके पास तीन ही प्लेयर्स है, तीनों प्लेयर्स आपका कुछ 30-35% का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली थोड़ा सा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। कंप्रेसर्स की मैं बात करूँ तो कंप्रेसर्स में इनके जो भी टॉप 8 to 9 आपके रेफ्रिजरेटर प्लेयर्स है जो आपके रेफ्रिजरेशन में है, तो उनको ये सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कुछ 20-25% का आपका टॉप कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेयर। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो करते हैं, इनकी कैपेसिटीज इंक्रीज करती है, वैसे वैसे नए ब्रांड्स भी आएंगे। सो इनका टारगेट है कि ये 2-3 नए क्लाइंट्स को ऐड करते रहे हर साल इन दी ऑल दी कैटेगरीज, ताकि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाए। तो आपका ये वोल्टास में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, है ना, उसके बाद आपका ये लीडरशिप चेंज हुआ है, और उसके बाद थिंग्स आर स्टेबल, एंड अब इनके पास एक अच्छी ऑर्डर बुक भी है फॉर द एसी सेगमेंट। तो एसी सेगमेंट आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। कंप्रेसर आपका स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑब्वियसली कैपेसिटीज कंस्ट्रेंट है इंडिया में, और आपने इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, तो कंप्रेसर्स विल डू गुड। डीप फ्रीजर्स में आपका ये Q1 हाइक्स जो है, प्राइस हाइक्स, उसकी वजह से आपकी जो डिमांड है वो डिफर हो गई है, एंड दैट पर्टिकुलर डिमांड विल कम इन द कमिंग क्वार्टर्स। बट Q2 ये आपका डीप फ्रीजर वाला जो सेगमेंट था वो Q1 में थोड़ा सा वीक था। ईएमएस तो आप 100% यूटिलाइज कर रहे हो कैपेसिटी, तो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है आपका ईएमएस सेगमेंट में। सो दैट इज द इंटायर सेगमेंटल एनालिसिस। अब मैं बात करूँ इसमें आपका एसी और आपका कंप्रेसर, दीज बोथ आर योर हाई ग्रोथ एरिया जहाँ से अच्छी ग्रोथ आएगी, एंड आपका जो ईएमएस है और डीप फ्रीजर्स है, दिस इज दी मार्जिन अक्रेटिव बिजनेस जो आपको मार्जिन में एक्सपेंशन प्रोवाइड करेंगे। सो ऑब्वियसली एसी और कंप्रेसर्स ये आपके थोड़े से लोअर मार्जिन बिजनेस भी है, लेकिन ये हाई ग्रोथ बिजनेसेस है। डीप फ्रीजर्स और ईएमएस आपके हायर मार्जिन बिजनेस है, लेकिन इतनी ग्रोथ इस अपन इस पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज देयर। ओडीएम अगर मैं बात करूँ एसी सेगमेंट की, तो दे हैव शिफ्टेड टूवर्ड्स फ्रॉम ओईएम टू ओडीएम, तो खुद की इन्होंने डिजाइंस लॉन्च कर दी है, तो वहाँ पे आपके थोड़े से मार्जिन बेनिफिट मिल जाते हैं आपको, बिकॉज नाउ यू आर डिजाइनिंग द प्रोडक्ट्स एंड ऑब्वियसली ब्रांड्स को आप जो है वो सेल कर पा रहे हो। सो ऑल इन ऑल द प्लान्स आर गुड, है ना। आपका वॉशिंग मशीन का कुछ भी कॉन्क्रीट प्लान नहीं दिया मैनेजमेंट ने, बट ऑब्वियसली दे आर मैन्युफैक्चरिंग दैट एज वेल, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत जो है अभी इनिशियल फेजेस ऑफ ट्रायल्स वगैरह हो रहे हैं। सो वॉशिंग मशीन का थोड़ा सा क्लैरिटी मिसिंग है, आपका डिस्पेंसर्स का भी थोड़ा सा प्लान मिसिंग है। तो ये दो प्रोडक्ट्स है जो मैनेजमेंट ने स्टेट किया, पीपीटी में डाला, बट कॉन कॉल में कुछ बात नहीं हो पाई। सो दैट इज देयर। तो अपने को यहाँ पे क्या देखना है कि दैट आपका जो है मार्जिन नॉर्मलाइजेशन कितना होता है इन द कमिंग क्वार्टर्स। एंड अगर मैं बात करूँ रॉ मटेरियल अवेबिलिटी की, तो ऑब्वियसली आपका रॉ मटेरियल में अभी थोड़ी सी प्रेशर है इन टर्म्स ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, बिकॉज थोड़ा सा आपका ये लॉजिस्टिकल जो डिले हो रहा है, बिकॉज इंडिया में इतनी कैपेसिटी नहीं है, सो वी आर इम्पोर्टिंग दैट पर्टिकुलर रॉ मटेरियल इज वेल। तो वहाँ पे थोड़ा सा डिले हो रहा है, और वहाँ पे इन्फ्लेशन भी आपका ज़्यादा है, तो वो आपका थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर डाल रहा है। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वेदर इट्स चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ये थोड़ा सा सप्लाई आपका स्टेबल है। तो एज ऑफ नाउ तो यहाँ पे कोई आपका इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज द अपडेट ऑन वर्तुसो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक। अच्छी कंपनी है, 35-40% की ग्रोथ टारगेट कर रही है। आपके मार्जिन भी मोर और लेस आपके स्टेबल है, एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स कि आपकी इसी रेंज में जो है मार्जिन स्टेबलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे, एंड दे आर कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग दैट। तो एज ऑफ नाउ तो डिमांड भी अच्छी है, आउटलुक भी अच्छा है, आपके ऑर्डर बुक भी अच्छी है, तो एज ऑफ नाउ तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही वर्तुसो इलेक्ट्रॉनिक्स में। बस ये ट्रैक करना है कि आपके मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं कि नहीं, बिकॉज हर क्वार्टर आप कुछ प्राइस हाइक्स लोगे, और उसकी वजह से आपके मार्जिन इंप्रूव करने चाहिए। दूसरा प्लेयर है ई पैक ड्यूरेबल। तो अगर मैं इसका बिजनेस मॉडल समझूँ तो इनके पास तीन सेगमेंट्स है। सबसे पहला आपका LDA सेगमेंट, दैट इज योर लार्ज डोमेस्टिक अप्लायंसेज, जिसमें आपके AC एंड कूलर्स आ जाते हैं। देन वी हैव AC, कूलर्स एंड वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन भी इन्होंने अभी नया स्टार्ट किया। फिर आपका SDA सेगमेंट, दैट इज योर स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज, जहाँ पे आपके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, दैट इज योर मिक्सर, ग्राइंडर, इंडक्शन कुकटॉप्स, then air fryers, then also they are launching air filter units, तो वो सारी चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, कॉफ़ी मशीन। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंसेज में आ जाती है। आपके हेयर ड्रायर्स, तो वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आ जाती है, एंड दैट इज़ अ मार्जिन अक्रीटिव बिजनेस। एंड तीसरा आपका कंपोनेंट बिजनेस, जो भी कंपोनेंट्स आपके इन हाउस यूज़ हो रहे हैं, तो वो सारा आप मैन्युफैक्चर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में करते हो। सो अब अगर मैं इसके नंबर्स की बात करूँ, तो रेवेन्यू ग्रू बाय अराउंड 34%, है ना। आपका एबिटा आपका कुछ अराउंड 0.7% से ग्रो किया, और आपका पैट जो है दैट वाज डाउन बाय 50%। सो ऑब्वियसली दैट इज़ अ वेरी नेगेटिव थिंग, बिकॉज सी एबिटा पे तो आपने सिर्फ आपका मोर और लेस फ्लैट था, है ना। आपका पार्ट में 50% का ड्रॉ डाउन हुआ है। मेजर आपका फाइनेंस कॉस्ट और डिप्रीसिएशन हिट कर रहा है, बट
फिर भी आपके मार्जिन थोड़े से ज़्यादा ही इम्पैक्ट हो गए। अब अगर मैं बात करूँ एसी सेगमेंट में, तो आपकी अच्छी 30% की वॉल्यूम ग्रोथ हुई है ना। वॉल्यूम ग्रोथ सबकी अच्छी थी बिकॉज आपका पिछले साल का बेस बहुत छोटा था, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ सबकी अच्छी हुई। अगर मैं वर्तुसो की बात करूँ, सो इनका भी बहुत अच्छा ग्रोथ इन्होंने किया इन टर्म्स ऑफ एसी सेगमेंट, वॉशिंग मशीन सेगमेंट एंड आपका डी फ्रीजर थोड़ा सा मॉडरेटेड था, लेकिन इन्होंने भी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ किया। सो इनका एसी में कुछ 30% का वॉल्यूम ग्रोथ था, एसडी और आपके कंपोनेंट बिजनेस में कुछ अराउंड 70% वॉल्यूम ग्रोथ था। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ग्रोथ वॉज वेरी गुड। अब बात है कि आपका मेजरली आप कैपेसिटी भी एक्सपैंड कर रहे हो, राइट। आपने अच्छी कैपेसिटी भी ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर ली है, अब उनको आप जो है रैंप अप कर रहे हो, तो मेजरली आपका कॉस्ट एडवांटेज कहाँ से आएगा? तो आप जो है अपना मार्जिन एक्सपैंड कर पाओगे बाय स्केल। तो जैसे जैसे आप यूटिलाइज करते हो अपनी कैपेसिटीज़ को, वैसे वैसे आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। दूसरा, बाय योर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो भी कंपोनेंट्स आप बना रहे हो उसमें आप एफिशिएंसीज लेके आओ, प्रोसेसेस में एफिशिएंसीज लाओ, लॉसेस को आप रिड्यूस करो। सो दैट इज थर्ड थिंग एंड सेकेंड थिंग एंड थर्ड थिंग आपका है कि आप आपके जो स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस वाला पोर्टफोलियो, इसको आप स्ट्रॉन्ग करो। बिकॉज एसी कूलर्स आर अ सीजनल बिजनेस। आपका Q1 एंड Q4 में मेजर ग्रोथ आती है, Q3 एंड Q2 में आप लॉसेस करते हो, बिकॉज ऑब्वियसली आपका मेजर जो प्रॉफिटेबल सेगमेंट है वो चला जाता है। तो आपका मेजर ग्रोथ आता है एसडीए से एंड कंपोनेंट से, जो आपके इन हाउस यूज होते हैं। सो व्हाट मैनेजमेंट इज नाउ टारगेटिंग कि हम एसी और कूलर से अपना जो है डिपेंडेंस को रिड्यूस करके वॉशिंग मशीन और एसडीए पे अपना फोकस करें, ताकि अपन Q2 और Q3 की जो सीजनैलिटी है उसको जो है अपन मिटिगेट कर पाए एंड हम वहाँ पे जो है लॉसेस को अवॉइड कर सके। इन्होंने जो है वॉशिंग मशीन अपने एक जेवी दैट दे हैव डन विथ हाइसेंस, तो उसके लिए इन्होंने ऑलरेडी ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए एंड बाय Q2 एंड और Q3 स्टार्ट अपने जो है कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ वॉशिंग मशीन। अब इनका मेजर जो प्रायोरिटीज़ है, तो ऑब्वियसली डिमांड इज़ वेरी गुड, एसी में भी डिमांड अच्छी है, एसडीए में भी डिमांड अच्छी है। तो इनका जो मेजर फोकस एरिया है दैट इज़ टू स्केल देयर कैपेसिटीज़। दूसरा, नए प्रोडक्ट्स लेके आना। तीसरा, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनके साथ अपना पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करना, उनके साथ डीपर पेनिट्रेशन करना। और फोर्थ प्रायोरिटी है कि आप नए क्लाइंट्स को ऐड करो, ताकि आपकी जो नंबर ऑफ एसक्यूज है आप जो है उनको दे पाओ। सो ऑब्वियसली ये इनकी 3-4 प्रायोरिटीज़ है। इन्वेंट्रीज आपकी मॉडरेट हो चुकी है ऑलरेडी इन दी चैनल। आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कर गई है जस्ट बिकॉज, क्योंकि रॉ मटेरियल का वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट हैज़ गॉन अप। PLI benefits will not be there by FY 28, तो ऑब्वियसली वो आपको प्राइसिंग प्रेशर जो रहेगा उसको आपको पास करना पड़ेगा। एंड अगर मैं बात करूँ तो दैट वाज द एंटायर अपडेट ऑन ई पैक ड्यूरेबल्स। अब अगर अपन आ जाते हैं PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पे, तो सेम स्टोरी। आपका मेजर जो पोर्टफोलियो का कंट्रीब्यूशन दैट इज कमिंग फ्रॉम टीवी, AC, washing machines and coolers. तो 80% of the portfolio is coming from this particular segment. अब अगर मैं बात करूँ, रेवेन्यू ग्रोथ वॉज अराउंड 35%, एबिटा आपका ग्रू बाय अराउंड 12% एंड आपका पैड ग्रू बाय अराउंड 13-14%। तो यहाँ पे भी मार्जिन प्रेशर साफ देखने को मिल रहा है। व्हाट मैनेजमेंट इज टारगेटिंग कि हमारा भी जो ये मार्जिन प्रेशर है इसको हमको पास ऑन करना है, हमको हमारी कैपेसिटीज़ को यूटिलाइज करना है, ताकि हम ऑपरेटिंग लेवरेज के थ्रू कुछ जो है प्राइसिंग प्रेशर है उसको एब्जॉर्ब कर सके। ये जो है दो नई कैपेसिटीज़ के साथ आ रहे हैं। फर्स्ट इज़ योर रेफ्रिजरेटर्स एंड सेकेंड इज़ योर कंप्रेसर्स। तो आपकी जो कंप्रेसर्स की कैपेसिटी है दैट विल बी अराउंड 1.5 मिलियन पीसेस, तो कुछ 15 लाख पीसेस की कैपेसिटी आएगी बाय द एंड ऑफ दिसंबर जनवरी। तो आपका दिसंबर तक आ जाएगी एंड जनवरी से आपका मास प्रोडक्शन विल स्टार्ट। तो आपकी 1.5 मिलियन की कैपेसिटी आ रही है इन टर्म्स ऑफ योर रोटेटरी कंप्रेसर दैट विल बी यूज्ड इन एसीज। और 1.2 मिलियन की कैपेसिटी आ रही है इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, जो कि प्लान्ड है बाय दिसंबर जनवरी एंड ऑब्वियसली जनवरी से आप इसका भी जो है मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दोगे। व्हाट मैनेजमेंट वाज स्टेटिंग इन दी कमेंट्री दैट FY 27 आपका बेस इफेक्ट की वजह से कुछ ग्रोथ आ सकती है। FY 28 कैन बी ईयर ऑफ कंसोलिडेशन, जहाँ पे हमारी जो फैक्ट्रीज है उसको हम कंसोलिडेट करें, जो आपकी इंडस्ट्री है वहाँ पे भी कंसोलिडेशन हो सकता है, कुछ एक्विजिशन हो सकता है, बिकॉज मार्जिन प्रेशर इतना है। ऑब्वियसली इतने हेडविंड्स में आपने वो जो बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए थे ऑफ प्राइस हाइक्स वो आप नहीं ले पाए हो, तो प्लेयर्स आर टेकिंग दैट PNL हिट एंड वो मार्जिन प्रेशर आपका अभी भी बना हुआ है इन दी इंडस्ट्री। और
एक और चीज़ थी कि आपकी जो PLI बेनिफिट्स जो आपके बंद हो रहे बाय FY27 एंड, तो इसमें होगा क्या कि आपका जो ये PLI बेनिफिट जो आपके ब्रांड्स को मिल रहा था, तो ब्रांड्स ने अपनी खुद की बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके अपनी यूनिट्स डाल दी थी, तो वहाँ पे आपको PLI बेनिफिट्स मिल रहा था इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोड्यूसिंग योर ओन प्रोडक्ट्स। तो वो वाला बेनिफिट अब जो है फ्रॉम नेक्स्ट ईयर आपका वो चले जाएगा। सो मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स विल नॉट बी अ कॉस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर देम, तो ऑब्वियसली आउटसोर्सिंग पे वापस से जो है एक बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ योर OEMs एंड ODMs, एंड ब्रांड जो है ज़्यादा से ज़्यादा आउटसोर्सिंग पे फोकस करेगी, बिकॉज जो बेनिफिट्स इनको PLI स्कीम्स के थ्रू मिल रहे थे वो जो है मिलना बंद हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ऑब्वियसली आउटसोर्सिंग की जो एक्टिविटीज़ है वो वापस से बढ़नी चाहिए, इससे आपकी जो एंट्री लेवल सेगमेंट्स है वो सारा आउटसोर्स होगा, और जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है जहाँ पे हायर मार्जिन रहते हैं वो जो है ब्रांड्स अपना खुद का मैन्युफैक्चर करेगा। बट एंट्री सेगमेंट में जो है ये जो ODMs प्रेजेंट है, OEMs ODMs प्रेजेंट है, इनको बेनिफिट मिलना चाहिए, बिकॉज आपके PLI इंसेंटिव जो है खत्म हो रहे फ्रॉम दी नेक्स्ट ईयर। एज ऑफ नाउ थोड़ा सा प्रेशर तो है पूरी इंडस्ट्री पे। अब यही देखना है कि इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग हाइक्स कौन आपका प्लेयर ले पाता है, जिसके पास निगोशिएटिंग पावर्स होगी, जिसके पास स्केल होगी, वो आपके प्राइसिंग प्रेशर्स को जो है आसानी से एब्जॉर्ब कर पाएगा, आसानी से पास कर पाएगा। सो अगर मैं बात करूँ तीनों प्लेयर्स की, तो मुझे सबसे अच्छा लगता है एट दिस पॉइंट इन टाइम PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, बिकॉज सी होगा क्या कि आपके स्केल की वजह से आप जो है प्राइस को जो है पास ऑन कर पाओगे, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा फिर मुझे लगता है वर्तुसो ऑप्टो इलेक्ट्रिक, ऑब्वियसली इनका जो मिक्स है कंप्रेसर्स डीप फ्रीजर्स, तो वहाँ से आपको मार्जिन जो बेनिफिट मिलेगा दैट विल बी एबल टू सफाइस योर मार्जिन प्रेशर जो आपके AC सेगमेंट से आ रहा है। तीसरा फिर ईपैक ड्यूरेबल, बिकॉज ईपैक ड्यूरेबल का साइज भी छोटा है, साथ में आपका जो आप सीजनैलिटी पे वर्क करो दैट इज़ वेरी गुड। बट प्रॉब्लम क्या हुई ना, आपकी पैट मार्जिन जो इतना ड्रॉ डाउन आ रहा है दैट इज़ नॉट वेरी गुड। दूसरे तो आपकी पैट उसको ग्रो कर रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू ग्रो दैट बॉटम लाइन। सो दैट इज़ द रीज़न कि आपका जो ये ईपैक ड्यूरेबल्स है इसमें इतना प्रेशर बना हुआ है। सो व्हाट वी नीड टू ट्रैक नेक्स्ट इज कि सबसे पहले तो कैपेसिटीज़ तो सभी ऐड कर रहे हैं, राइट? सभी के पास सफिशिएंट कैपेसिटीज़ है। AC आपका सीजनल बिजनेस है, तो Q1 Q4 में आपका मेजर यूटिलाइजेशन होता है, पीक यूटिलाइजेशन, एंड तो वो कैपेसिटीज़ ऑलरेडी कंपनीज के पास है। तो अब फोकस करना है कि कैपेसिटीज़ तो सभी एक्सपांड कर रहे हैं, दूसरा अपने को फोकस करना है ऑन प्राइस हाइक्स। कौन सा प्लेयर हर क्वार्टर प्राइस हाइक्स करके अपने मार्जिन को इम्प्रूव करना है, बिकॉज मार्जिन इम्प्रूवमेंट इज द की हियर। आपके टॉप लाइन तो अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, FY26 का बेस भी कम है, तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें आपके फेवर में, बस मार्जिन इज समथिंग दैट वी नीड टू वॉच। कौन प्राइस हाइक्स करके जो है अपने मार्जिन को इम्प्रूव कर रहा है क्वार्टर बाय क्वार्टर, बिकॉज Q2 और Q3 आपका फिर से सीजनल क्वार्टर्स है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके मार्जिन में प्रेशर बना रहे, बट बाय Q4 वन हैज़ टू सी कि कौन मार्जिन इंप्रूव कर पा रहा है और किसके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। जिसके मार्जिन इंप्रूव होंगे वो इस गेम को 100% जीतेगा। एंड मुझे लगता है कि PG इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टैंड्स एट दैट लेवल कि उसके पास वो नेगोशिएटिंग पावर्स भी है, उसके पास वो स्केल बेनिफिट्स भी है, उसके पास वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी है, जिसकी वजह से वो जो प्रीमियम है वो कमांड कर पाएगा, एंड दे विल बी एबल टू take all the price hikes that is necessary in terms of mitigate the margin pressure. So that was the entire video on the electronics durable part. Onida Electronics is also a very good bet because obviously वो turn around हो रहा है, so वो भी कुछ 30-35% की growth target कर रहे हैं for the next few years, because वो भी छोटे बेस से start कर रहे हैं and they had a very good brand in the past. सो वी हैव टू सी। मैं एक क्वार्टर और ट्रैक करूंगा, मैंने भी कोई पोजीशंस नहीं लिए, बट ओनिडा एक क्वार्टर मैं ट्रैक करूंगा, वो टर्न अराउंड प्लेयर बन रहा है, उसका भी मुझे देखना है कि मार्जिन आपका कैसे ईज हो रहा है, बिकॉज वो भी जो है थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर फील कर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी फाइनेंस कॉस्ट वगैरह है, डिप्रीसिएशन हेड हो रहा है, थिंग्स लाइक दैट। सो लेट्स सी, है ना। अभी तो स्केल बेनिफिट्स के साथ ही वो भी ट्राई कर रहे हैं कि उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा एंड दे विल बी एबल टू इम्प्रूव देयर टॉप लाइन। सो वो भी स्केल बेनिफिट्स का वेट कर रहे हैं, सभी प्लेयर जो है स्केल बेनिफिट्स का वेट कर रहे हैं, बट PG इलेक्ट्रोप्लास्ट इज अ वेरी गुड बेट, बट Tuso Opto Electric is also very good bet क्योंकि they are also able to pass on the prices and उतना मार्जिन हिट उनको हुआ नहीं, एंड दे आर टारगेटिंग हम जो है अपने मार्जिन को स्टेबल रख पाएंगे, सो दे आर ऑल्सो गुड बेट। ई पैक का मुझे देखना पड़ेगा, बिकॉज पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पेट आपका ई पैक ही रहा है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन। सो लेट्स सी अगले क्वार्टर में क्या होता है, बट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से आपका पैसा बन सकता है, बिकॉज स्ट्रक्चरली आपकी जो डिमांड है दैट इज़ वेरी गुड। आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का penetration in India, it's still very low, and
एसी का पेनिट्रेशन इज वेरी लो इन इंडिया, 8% के आसपास है, एंड आपका 30% इज फॉर डेवलप कंट्रीज, तो अपन भी जो है उस पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचेंगे। सो स्ट्रक्चरली आपकी डिमांड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए इतनी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हो रही है इंडस्ट्री में। सो दैट शोज कि आपकी डिमांड अच्छी है, लेकिन ये मार्जिन प्रेशर कब तक परसिस्ट करते हैं, दैट वी नीड टू सी। But all in all, very good industry. So one has to closely track that particular companies, and जहाँ पे भी मौका मिले you have to take that benefit. So मिलते हैं next video में, till then bye and take care.